नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी और इस समय हमारी टीम निकल कर आई है जनपद के उस नगरी में जिसको नाम दिया गया है चंदन नगर बार, और बार जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ की कई ऐसी चीज़ें हैं जो बार के लिए एक पर्यटन स्थल से कम नहीं बनाती। सबसे प्रमुख यहाँ की विशेषता है कि यहाँ एक ऐसा तालाब है जिसके बारे में ऐसी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि यह तालाब एक ही रात में इसका निर्माण जिन्नों द्वारा किया गया था। बच्छ सागर तालाब इसको यहाँ पर नाम देते हैं स्थानीय लोग, और लोगों का ऐसा कहना है कि एक ही रात में ये तालाब का निर्माण यहाँ पर हुआ था। इसलिए इस तालाब को देखने का कौतूहल लोगों के मन में बरबस ही उमड़ पड़ता है और लोग चंदन नगर बार के इस तालाब को देखने के लिए साल में कई बार यहाँ पर आते रहते हैं। पिकनिक की दृष्टि से भी ये स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर कुछ प्राचीन नवग्रह मंदिर इत्यादि अनेक मंदिर यहाँ पर स्थित हैं जो धार्मिक आस्था का भी केंद्र बने हुए हैं। आप मेरे पीछे स्पष्ट देख रहे हैं ये विशाल शिलालेख जो तालाब के किनारे स्थित हैं और जिनका वजन कई टन है, और ये किसी इंसान के बलबूते की बात नहीं जो इतना तालाब का बंद बना के लिए इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकें। तो ऐसे में जो किंवदंतियां हैं, जो लोगों की मान्यता है कि जिन्नों द्वारा इस तालाब का निर्माण कराया गया है, उस पर कुछ हद तक विश्वास करने का मन करता है। आइए इस तालाब के बारे में क्या मान्यताएं हैं, किस तरह से इस तालाब का इतिहास है, जानने का प्रयास करते हैं इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बार के बच्छ सागर तालाब से जितेंद्र यादव, ब्रजेश वाजपेयी, सोनू खरे और शैलेंद्र नायक सहित ललितपुर लाइव टीम के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। और बार के तालाब पर जब सांध्यकालीन बेला होती है तो एक अद्भुत ही नज़ारा होता है। जब यहाँ पर सूर्यास्त सूर्यदेव और बिल्कुल पश्चिम दिशा में जाकर छुपने के कगार पर होते हैं और उस समय का जल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दृश्य बहुत ही लुभावना और मनमोहक होता है। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अब सूर्यास्त यहाँ पर हो रहा है और बहुत ही रमणीक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम मौजूद हैं इस समय बार के इस ऐतिहासिक और प्राचीन तालाब के बंध पर, और हमारे साथ मौजूद हैं इस संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए स्थानीय पत्रकार साथी जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, क्या है, आप चूँकि स्थानीय हैं और इस तालाब को लेकर क्या मान्यताएं हैं, किस तरह से इसका इतिहास है, कुछ प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यह तालाब काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है और कई तरह की किंवदंतियां हैं। लोग बताते हैं कि इस तालाब को राजा रामशाह सागर ने इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम रामशाह सागर भी है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं हमारे पूर्वज कि इसका नाम बख्श सागर है। तो इस बारे में मतलब मतभेद हैं अलग अलग, और बताते हैं कि इस तालाब का निर्माण एक ही रात में किया गया था और इस तालाब के निर्माण में जिन्नों ने इसका निर्माण करवाया था और वो पूरी निर्माण करना चाहते, लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ, महिलाओं द्वारा चक्की चलाई गई, उससे उन्होंने सोचा कि सुबह हो गई और वे आधा अधूरा तालाब बनाकर छोड़ गए। और एक विस्तृत तालाब है जो लगभग 80-90 एकड़ के समथिंग भूभाग में फैला हुआ है, और पहले इस तालाब से मतलब 2, 4, 5 दर्जन से अधिक गाँव को पानी की सप्लाई की जाती थी, और वर्तमान में इस तालाब से खाली 10, 15 या 5 गाँव को सप्लाई की जा रही है और तालाब का पानी बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। तो सिंचाई विभाग द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए, जबकि ये यहाँ के लिए एक वरदान है समूचे क्षेत्र के लिए, ये तालाब ये जल संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत है, तो सिंचाई विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए? शासन द्वारा इसके लिए कई बार बजट भी जारी किया गया, पर ठेकेदारों द्वारा बजट का
दुरुपयोग करके बंदर बांट कर दिया गया है, जिससे तालाब अपने गर्त में चला जा रहा है। और इस तालाब से जो पानी जाता है नलों में तो काफ़ी प्रदूषित जाता है। वो पानी मतलब पीने योग्य तो है ही नहीं, साथ ही मतलब शौचालय के उपयोग के लिए आता है खाली काम में। तालाब में कभी कभी तो नल की टोंटी से छोटी छोटी मछलियाँ भी निकलती हैं, तो प्रदूषित पानी पीकर लोग बीमार भी होते हैं, इसलिए उन्हें तालाब का पानी तो पीना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो इस दिशा में क्या पहल आप लोगों द्वारा की गई कि तालाब का जीर्णोद्धार हो, तालाब का विकास हो? इसके लिए कई बार प्रार्थना पत्र भी डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिए गए, ब्लॉक स्तर पर भी प्रार्थना पत्र दिए गए, पर प्रशासनिक अधिकारियों की बेरुखी के कारण इस तालाब मतलब बिल्कुल अपने धरातल की ओर अग्रसर है। अगर इसका ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाएगी इस तालाब की। और पूरा दिन मतलब अभी तो पहले सूख भी गया था, अभी थोड़ी वर्षा हुई, इससे जल स्रोत बढ़ा है और जल स्रोत की अभी जारी है, मतलब बेकार में जारी है, उसका कोई दुरुपयोग भी नहीं है, फिर भी जल संस्थान द्वारा उसको बहाया जा रहा है ताकि जो जिस वजह से यह सूखता जा रहा है तालाब। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर सिंचाई विभाग की घोर उपेक्षा है और इस वजह से ये जो यहाँ के लिए एक वरदान है, ऐतिहासिक प्राचीन तालाब जो विशाल भूभाग में और जल संरक्षण का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन उपेक्षा के कारण अब वो धरातल से भी ज़्यादा गर्त की ओर इसका भविष्य जा रहा है। फिलहाल शासन प्रशासन इस दिशा में क्या रुख इख्तियार करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं इस जल संस्थान बार के कैबिन के बाहर, जहां से जो जल का संग्रह एक टंकी में किया जाता है वो इस कैबिन के माध्यम से संचालित होता है। और यहां पर देख रेख कर रहे हैं, क्या नाम है दाऊ? सखावत अली। सखावत अली, कहाँ के हैं? बार के हैं। बार के हैं। हाँ। तो यहाँ पे आप कब से हैं? हम तो जिंदगी कर गई, पूरी जिंदगी निकल गई। लगभग कितने साल हो गए? लगभग हो गए 40 तक। तो क्या यहाँ से जल की आपूर्ति कितने गाँवों को पहले होती रही है? पहले तो होती थी कम से कम इधर पे आ जाओ। 60-65 गाँव को होती थी। 60-65 गाँव को होती थी पहले, बहुत पहले। बहुत हाँ। पहले। फिर अब ऐसी कमी आ गई कि तालाब भी खाली हो जाते कभी कभी और लेने भी खराब हो गई और फिर कछु वहाँ से भी आ गया है। कहाँ से आ गया है? और वो ये बांध है। अच्छा, कोई बांध बन गया है, वहाँ से भी होने लगी है। सजनाम बांध है। हाँ, सजनाम बांध। हाँ, सजनाम नहीं, शहजाद बांध। शहजाद बांध। शहजाद बांध से इसकी ये पार। तो अभी वर्तमान में कितने गाँव को जल आपूर्ति हो रही है? 12 गाँव हो जाती है। 12 गाँव को हो रही है अभी। हाँ। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? तालाब अब धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, गहरीकरण भी नहीं हुआ है। तालाब के बरसात से कम हो जाता है, बरसात कम हो रही, बरसात कम हो रही हाँ, है, इस वजह से तो जल संग्रह नहीं हो पा रहा है उतना ज़्यादा। उतना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से फिर क्या होता है? ये पानी जैसे गंदा होता है तो इसमें फिर कुछ मिलाया जाता है जब घरों में जाता है? वहाँ फिल्टर है। हाँ। फिल्टर बने, यहाँ से पानी गया, फिल्टर हुआ और फिर फिल्टर से ब्लीचिंग एलम सब मिला के फिर सप्लाई होता है। तो मतलब घरों तक जो पानी पहुँच रहा है वो हाँ, सही जा रहा है? सही जा रहा है। पहले कुछ बताया था कि दूषित जल आ रहा है, इसका उपयोग केवल शौचालय में या बर्तन धोने या कपड़ा धोने में किया जा रहा है। नहीं, जब कम पानी था तो गंदा पानी था, अभी तो साफ है। अभी साफ जा रहा है। अभी साफ। बार के बच्चे सागर तालाब के बंद से बिल्कुल सटा हुआ एक प्राचीन मकबरा भी यहाँ पर है, जो अब जीर्ण शीर्ण दशा में पहुँच गया है। हालांकि यहाँ पर बोर्ड लगा है कि ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन ऐसा कैसा संरक्षण में है जब ये उपेक्षित दशा में डला है। इस मकबरे के संबंध में किसका मकबरा है और क्या इसका इतिहास है, हम जानने का प्रयास करेंगे। एक और स्थानीय पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जीतू राजा सिसोदिया। जीतू भाई, किसका ये मकबरा है और इससे लेकर क्या जुड़ी चीज़ें हैं? यह मकबरा ओरछा नरेश मधुकर सहाय के ज्येष्ठ पुत्र राम सहाय सहाय का है, जो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके ज्येष्ठ पुत्र ने बनवाया था, भरत सहाय ने। 16वीं सदी में बना हुआ था ये मकबरा और इसकी कुछ खासियतें ऐसी हैं कि ये पुरातत्व विभाग से मैंने एक बार बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने बताया था कि यह मकबरा अंधा मकबरा कहलाता है, क्योंकि अपने आखिरी समय में
जो राजा राम सहाय थे वो अंधे हो चुके थे और उनके पुत्र ने उन्हीं की याद में इस मकबरे में किसी तरह का नीचे द्वार नहीं बनवाया है, इसलिए अंधा मकबरा कहलाता है। कुछ लोग इसे, स्थानीय लोग हैं वो इसे तिरछा मकबरा भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ओर झुका हुआ है। और लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा केवल इसे अपने संरक्षण में लेने के बाद इसमें किसी तरह का कार्य नहीं किया गया है अभी तक। पीछे साइड से हमने देखा है कि वहाँ से ढहने भी लगा है, तो इस दिशा में पुरातत्व विभाग द्वारा कोई प्रयास किया गया कि इस तरह से जीर्ण शीर्ण दशा में जाने से रोका जाए? गांव के कुछ जो सक्रिय व्यक्ति हैं उन्होंने पुरातत्व विभाग को कई बार पत्र भी लिखा, लेकिन पुरातत्व विभाग ने आज तक इसमें किसी तरह का कार्य नहीं किया है। करीब 3 साल पहले इस पर आकाशीय बिजली गिरने से इसका एक तरह का कहें तो एक तरह का ध्वस्त हो चुका है भाग, और इसके बाद भी सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए कुछ कार्य नहीं किया है। तो जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है उनमें से एक प्रसिद्धि का कारण ये भी है कि यहाँ पर केवड़ा वन भी प्राचीन काल से अस्तित्व में रहा है। हालांकि अब समय के साथ साथ केवड़ा वन केवल नाम का रह गया है, जबकि केवड़ा जो पुष्प होते हैं उनके पौधों की तादाद अब कम बची है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब कुछ चुनिंदा केवड़ा के जो पौधे हैं वो ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि बताया जा रहा है कि ओरछा के नरेश थे मधुकर साय, तो उनका बाढ़ से क्या कनेक्शन रहा है, कुछ संक्षेप में? बाढ़ से उनका काफ़ी लगाव रहा है शुरू से। जो राजा राम साय थे, क्या था कि जो मुग़ल शासक जहांगीर थे उन्होंने पूरी रियासत को, ओरछा को अपने कब्जे में ले लिया था। तो राजा राम साय के जो पिता थे मधुकर साय, उन्होंने मतलब अपने पालन पोषण के लिए कहें तो जहांगीर आश्रय के लिए जहांगीर ने ये क्षेत्र दे दिया था उन्हें। तो उनके जो पुत्र राजा राम सहाय थे उनको बाढ़ से काफ़ी लगाव था। ज़्यादातर उन्होंने बाढ़ को ही विकसित किया, जिसमें बाढ़ ये जो तालाब सामने आप देख रहे हैं ये 1200 साल पुराना तालाब है। इसके अलावा मकबरा और इसके पीछे एक चंदन वन और केवड़ा का बाग है, जो भी उन्होंने ही इसका वो विकसित किया, नींव रखी थी। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए हम आभारी हैं जीतू राजा सिसोदिया के। और इसी तरह से इस दिशा में जैसा कि बता रहे हैं कि सक्रिय युवा प्रयास कर रहे हैं, तो ये पहल अपनी जारी रखें ताकि ये जो पुरानी संरक्षित इमारतें हैं ये हमारी आगामी पीढ़ी के लिए भी देखने को मिल सकें। अब हम मौजूद हैं बाढ़ के तालाब के बिल्कुल समीप ऊंची पहाड़ी पर स्थित नवग्रह मंदिर की सीढ़ियों पर, और इस नवग्रह मंदिर के बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो ग्रह और राशियों पर प्रभाव जिन 9 ग्रहों के पड़ते हैं, उन्हीं 9 ग्रहों की शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न रखने के लिए श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, लेकिन कुछ साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्थानीय लोगों के प्रयास से किया गया है, जिससे अब जो ये मड़िया थी अब मंदिर का रूप ले चुकी है और सुबह शाम यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ धार्मिक पूजा पाठ करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। नवग्रह मंदिर के जो बिल्कुल टॉप है उस पर आकर, और यहाँ से दूर दूर का नज़ारा ऊंचाई से देखने पे बड़ा ही भव्य मनोहारी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूर जो रोशनियों से जगमगा रही हैं, जो प्रतिबिंब वहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये चिगलुआ पावर प्लांट है जो कि बजाज कंपनी द्वारा यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है भारी मात्रा में। और अब यहाँ से आप देखिए दूर दूर का नज़ारा, बिल्कुल हरियाली चारों तरफ, और यहाँ पर आकर एक मानसिक शांति और एक अलग ही अनुभूति होती है जब लोग यहाँ पर आते हों। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो दूर तक बहुत ही बड़ी जलधारा, और ये है बच्छ सागर तालाब का नज़ारा। दूर दूर तक कई लगभग 1 सैकड़ा से अधिक भूभाग में फैले जल का ये नज़ारा शाम का समय, और यहाँ का नज़ारा सोने पे सुहागा।
नवग्रह मंदिर के जो बिल्कुल टॉप है उस पर आकर, और यहाँ से दूर दूर का नज़ारा ऊंचाई से देखने पे बड़ा ही भव्य मनोहारी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं दूर जो रोशनियों से जगमगा रही हैं, जो प्रतिबिंब वहाँ से नज़र आ रहे हैं, ये चिगलुआ पावर प्लांट है जो कि बजाज कंपनी द्वारा यहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है भारी मात्रा में। और अब यहाँ से आप देखिए दूर दूर का नज़ारा, बिल्कुल हरियाली चारों तरफ, और यहाँ पर आकर एक मानसिक शांति और एक अलग ही अनुभूति होती है जब लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो दूर तक बहुत ही बड़ी जलधारा, और ये है बच्छ सागर तालाब का नज़ारा। दूर दूर तक कई लगभग 1 सैकड़ा से अधिक भूभाग में फैले जल का ये नज़ारा, शाम का समय, और यहाँ का नज़ारा सोने पे सुहागा। बार में ऊंची पहाड़ी पर स्थित नवग्रह मंदिर के ठीक बगल में जहां पर वन्य सीमा प्रारंभ होती है, चंदन वन क्षेत्र का जहां से शुभारंभ होता है, उसके पास एक प्राचीन गुफा भी है जो कि यहां से लगभग 12 फुट 10 या 12 फुट से अधिक तक गहराई में जाती है। और ये गुफा बताते हैं कि इसके अंदर शंकर जी महाराज का निवास है, शंकर जी भगवान अंदर विराजमान है। और इसके अलावा लोगों की क्या मान्यता है ये हम जानने का प्रयास करेंगे जितेंद्र यादव जी से। जितेंद्र जी, क्या है ये गुफा? ये बहुत ही प्राचीन गुफा है और इसके बारे में बताते हैं लोग कि मतलब पुराने समय में जब यहाँ जीव जंतु अधिक थे तो वो भी रात्रि के समय विश्राम के लिए, विचरण करने के लिए आते थे। और बोलते हैं कि जो नवग्रह मंदिर का दर्शन करने आता है तो और इस गुफा में विराजित शिवलिंग का जो दर्शन नहीं करता है उसका दर्शन अधूरा माना जाता है, ऐसा प्राचीन लोग बताते हैं। चलिए, तो ये है इस ऐतिहासिक गुफा का महत्व कि नवग्रह मंदिर के दर्शन के बाद भोले बाबा के भी दर्शन करने के लिए लोग अंदर जाते हैं। आप देखिए ये गुफा है और हम इसके अंदर जा रहे हैं, और ये यहाँ पर देखिए अंदर, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। ललितपुर लाइव टीवी टीम उनको नमन करते हुए आशीर्वाद चाहेगी, जय भोले की। और अब हम गुफा से बाहर निकलते हैं, शाम का समय है और ज़्यादा देर गुफा में बिताना उचित नहीं है। भोले बाबा के गले के हार भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। फिलहाल ललितपुर लाइव टीवी की टीम को यहाँ से अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखते हैं कोई अगला स्पॉट। कस्बा बार, जिस अपनी प्रसिद्धि के लिए लोगों की जुबान पर एक नाम चढ़ा रहता है कि चंदन नगर बार, तो यानी कि एक मन में ही विचार आता है कि बार में चंदन वृक्षों की अधिकता होगी, इसलिए ये चंदन नगर बार है। हाँ, पूर्व में ऐसा ही बताते थे कि यहाँ पर कई चंदन वृक्ष होते थे, जिस वजह से उस समूचे वृक्षों के समूह को चंदन वन का नाम दे दिया गया था। और वन विभाग के संरक्षण में, वन विभाग की देखरेख में काफ़ी कुछ चंदन यहाँ पर विकसित होते थे। लेकिन धीरे धीरे अब चंदन नगर बार की जो परिभाषा थी वो बदलती जा रही है। अब यह केवल नाम मात्र का चंदन वन रह गया है, क्योंकि अब चंदन वन वृक्ष यहाँ पर ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते। इस बारे में हम जानकारी लेंगे जीतू राजा से। जीतू राजा, क्या पहले था चंदन वन और अब क्या दौर है? पहले जो ये चंदन वन है इसका नाम चंदन वन बहार था, क्योंकि यहाँ चंदन की इतनी संख्या थी वृक्षों की कि यहाँ खुशबू महकती रहती थी पूरे गांव में। लेकिन वन विभाग द्वारा यहाँ पेड़ों का हमेशा से कहें तो जो वन माफिया हैं उनको संरक्षण देना और लगातार कटान के द्वारा आज जो चंदन वन के वृक्षों की संख्या है वो उंगलियों पर गिन सकते हैं। पहले जहाँ हज़ारों की संख्या में पेड़ थे, आज कहें तो सैकड़ा पार भी नहीं करेंगे वृक्ष। और रही बात चंदन वन की, तो पहले केवल चंदन के वृक्षों का वन था, आज इसको मिश्रित वन का रूप दे दिया गया है। ये पूरी स्थिति है। पहले इस वन में काफ़ी जानवर भी थे, हिरण थे, कई अच्छे जानवर थे, लेकिन उनका भी धीरे धीरे दोहन होता गया और आज शिकार होते रहे। हाँ, शिकार होते रहे। कहें तो जो भवरात बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये शिकार होते रहते हैं। वन विभाग भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है, बिल्कुल मौन रहता है, उदासीन है। तो जिस तरह से बता रहे हैं स्थानीय कि यहाँ पर वन विभाग की घोर उदासीनता के चलते और वन माफियाओं के मिलीभगत के चलते, शिकारियों के साथ साठगांठ के चलते यहाँ पर अब ना तो उतने चंदन के वृक्ष बचे हैं, ना अब ये वन उतना विकसित है, और ना ही अब यहाँ पर वन्य जीवों की संरक्षण हेतु कोई सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। ऐसे में चंदन नगर बार अब जो
पहले से प्रख्यात था, नाम बड़े और दर्शन छोटे की स्थिति में पहुंच रहा है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए सहयोगी जितेंद्र यादव, जीतू राजा, ब्रजेश वाजपेयी, सोनू खरे और शैलेंद्र नायक के साथ ललितपुर लाइव टीवी टीम के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट।